हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको क्लास 3rd से लेकर और क्लास 10th तक साइंस की वीडियोस मिलती हैं, जिसमें हर टॉपिक की बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन होती हैं। तो आज हम क्लास 8 से जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेसन नंबर 1 शुरू किया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था और आज क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा था। क्रॉप क्या होती है कि एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे एक जैसे लगा दिए जाएं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, इस तरीके से उस फसल को पैदा करने के लिए एक किसान अपने खेत में क्या क्या काम करता है, या एक किसान अपने खेत में जो भी काम करेगा वो सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, उनको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर प्रैक्टिसेस कहेंगे। जैसे सबसे पहले वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फसल की मिट्टी की तैयारी करेगा। इसके लिए वो कल्टीवेटर हो, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा जो हमने डिटेल से पढ़े थे पिछली वीडियो में। फिर वो अपने बीज की बुआई करेगा, फसल की बुआई करेगा। सोइंग बोला था जिसको हमने, इसके लिए वो सीड ड्रिल या फिर एक ट्रेडिशनल मेथड है जो फनल की शेप का होता है, उसको यूज़ करेगा। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेगा। आज हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र से शुरू करेंगे और सीधा स्टोरेज तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फसल के अंदर, देखो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में क्यों डाले जाते हैं, ऊपर लिखो। जो मेन हेडिंग है वो है मेथड्स फॉर रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स इन सोइल। मतलब कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना, उनको दोबारा से उसमें प्रचुरता लाना। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार फसल बोने से जो पेड़ पौधे मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, उनकी मिट्टी के अंदर कमी आ जाती है। फिर उनको दोबारा से मिट्टी में डालना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको करने के लिए हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्लास नंबर 7th में भी हम पढ़ चुके हैं। 8th में हमने क्या मेथड पढ़ना है, वो है मैन्योरिंग करना, जिसका अर्थ है कि मिट्टी में ऐसे मटेरियल्स डाले जाएं, ऐसे सब्सटेंस डाले जाएं जो कि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। इसकी डेफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि डायरेक्ट हम न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि भी पोटाश मिट्टी के लिए है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, जिंक है, इस तरह के मटेरियल्स अगर हम डालेंगे अपनी हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनको हम मैन्योर या फर्टिलाइजर बोलेंगे, खाद और उर्वरक बोलेंगे। फर्टिलाइजर को बोलते हैं उर्वरक और मैन्योर होती है खाद। इन खाद और उर्वरक के बीच में भी हम अंतर समझेंगे, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। देखो, एक मेथड तो ये है कि रिप्लेनिश हम कर सकें न्यूट्रिएंट्स को। दूसरा मेथड है वो है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अलग अलग प्रकार की फसलें हम बोएं, जैसे कि एक बार गेहूं लगाए तो उस गेहूं के बाद हम ऐसी लेग्यूम्स फसलें डालें, दलहन की फसलें, कुछ दाल वगैरह, इस तरह की फसल बोएं जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। देखो, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में हमें डिफरेंस समझना है, वो क्या है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये मैन मेड है, यानी कि इंसान ने इनको बनाया है। मैन्योर है नेचुरल सब्सटेंसेज हैं ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। यानी कि पौधों का जो रेजिड्यू है, पत्ते हैं या स्टीम से जो बची हुई चीज़ें हैं, और जो कैटल डंग है, गाय भैंस का जो डंग है, वेस्ट मटेरियल है, उनसे डीकम्पोज होने के बाद जो सब्सटेंस आएगा उसको मैन्योर कहेंगे। इसको हम जनरली खेत में ही बना सकते हैं, प्रिपेयर्ड इन फील्ड, लेकिन फर्टिलाइज़र हमेशा फैक्ट्रीज़ के अंदर तैयार होंगे।
थर्ड पॉइंट देखो, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज़ है? ये ऊष्मा है मिट्टी के अंदर की, जो कि कुछ डिस्टेंस तक ही पाई जाती है जहाँ तक पौधे उगते हैं। तो ये ह्यूमस बहुत ही मिट्टी को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। जहाँ ह्यूमस ज़्यादा होगी वहाँ पर फसलें अच्छी होंगी। तो फर्टिलाइज़र मिट्टी को कोई किसी प्रकार की ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो मैन्योर्स हैं वो बहुत सारी ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। जो फर्टिलाइज़र हैं वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच हो सकते हैं, जैसे एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब है फास्फोरस और के सिंबल है पोटेशियम का। ये सिंबल आप केमिस्ट्री में क्लास नंबर 9-10 में अच्छी तरह सीख जाएंगे। रिलेटिवली लेस इन न्यूट्रिएंट्स, रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये कम धनी होते हैं न्यूट्रिएंट्स के बजाय कि फर्टिलाइजर्स के। अच्छा, जनरली है जो फर्टिलाइजर से मैन्योर्स ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमस भी देते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा देंगे, और इनको हम आसानी से खेत में तैयार कर सकते हैं। तो इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है रिलेटिवली फर्टिलाइजर्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले देखो क्या एडवांटेज है। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। मिट्टी को जो पानी अपने अंदर सोखने की, अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी है वो मैन्योर्स इंक्रीज करते हैं, जिससे फिर फसल में उसको फसल की ग्रोथ में वृद्धि होती है। इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। पोरस का मतलब है कि उसमें छिद्र बन जाते हैं सोइल के अंदर, जिसके द्वारा पौधे हैं वो सांस अच्छी तरीके से ले सकते हैं और पौधे की जड़ मिट्टी के अंदर डीप तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। किसान के मित्र कहे जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या बढ़ा देती हैं मैन्योर्स। ये एक इनका डायरेक्ट एडवांटेज है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। खेत में एक रेगुलर इंटरवल के बाद अब पानी डालना ही सिंचाई है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इसको हम सिंचाई बोलते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पौधे हैं, पानी अगर नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पौधों के अंदर 70% वाटर होता है, तो इसलिए उनको और वाटर चाहिए है। इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या इसके स्रोत हैं, किस माध्यम से कर सकते हैं? वेल्स, कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, यानी कि तालाब, झील, नदी, बांध और नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। फिर कुछ मेथड्स अपनाए गए हैं, ट्रेडिशनल मेथड हैं, जैसे कि मोट है, पुली सिस्टम है। ये कुओं से पानी निकालने का एक सिस्टम है। ये सारे कुओं से ही पानी निकालने वाले हैं, जैसे चेन पंप है, धेकली है, रहट है। इनके अंदर एक चेन बांध दी जाती है कुओं में, और उस चेन पर बाल्टियां बांध दी जाती हैं। वो इस एंगल पर लगाई जाती हैं, जब कुएं के ऊपर आएंगी तो एक नली के अंदर वो पानी छोड़ेंगी और उससे फिर खेत में पानी चला जाएगा। मॉडर्न मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड है, ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकलर ये छिड़काव मेथड है, छिड़काव की विधि है, छिड़का करके हम पौधों के अंदर पानी डालते हैं। ड्रिप सिस्टम में पानी, हर पौधे के पास एक छिड़काव करने की पाइप लगी होती है, जिसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ये मेथड्स ज़्यादातर जहाँ पानी की कमी होती है उन एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं। इरिगेशन होने के बाद से जो फसलों को मिल गया पानी, और उसके बाद कुछ ऐसे पौधे भी उग जाएंगे जो हमारी फसल से रिलेटेड नहीं हैं। तो ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो कि फसल से अलग हैं उनको बोलते हैं वीड्स, यानी कि खरपतवार। द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक तौर से ही उगेंगे, कोई नहीं उगाता। विद द क्रॉप, फसल के साथ साथ जो नेचुरली अनडिज़ायरेबल प्लांट्स उगते हैं उन्हें क्रॉप कहा जाता है। उन्हें वीड्स कहा जाता है। ये क्रॉप के साथ उगते हैं। वीडिंग क्या है? वीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा वीड्स को हटाया जाता है। ये वीडिंग खुरपी या किसी स्पेड की मदद से हो सकती है, या फिर हम एक केमिकल डाल सकते हैं उसके अंदर, केमिकल्स टू कंट्रोल वीड्स। उन केमिकल्स का नाम है वीडिसाइड।
और वीडिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वीडिंग में हम केमिकल भी डालते हैं या किसी फिजिकल मेथड से इनको हटाने का प्रयत्न करते हैं, और वीडिसाइड सिर्फ एक केमिकल है। ऐसे ही जैसे पेस्ट को हटाने के लिए, कीट को हटाने के लिए कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, वैसे ही वीडिसाइड है। हार्वेस्टिंग, अब वीड्स को भी हटा लिया हमने, प्रोटेक्शन कर ली है। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है अपनी हार्वेस्टिंग। इसका अर्थ है कि, इसका मतलब है अपनी फसल जो मेच्योर हो चुकी है, पक के तैयार हो गई है, अब उसकी कटाई करनी है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर, जब ये मेच्योर हो चुकी है तो इसकी कटाई की प्रक्रिया को, इसकी कटाई की प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अपने जो इंडिया में है ये मदद की ली जाती है सिकल की, दराती की। हार्वेस्टर जो हार्वेस्ट करने की मशीन है उसको हार्वेस्टर बोलते हैं, इनसे वो की जाती हैं। इसी के अंदर एक प्रोसेस आती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का अर्थ है जो स्टफ़ है उससे बीजों को अलग करना। द सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम शेफ इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। जो शेफ हमने जो बनाए हैं, इकट्ठी की हैं अपनी फसल को, उनसे बीज अलग करने की प्रोसेस थ्रेशिंग होती है। ये थ्रेशिंग हम थ्रेसर की मदद से भी कर सकते हैं, और एक कंबाइन जो मशीन होती है, कंबाइन जिसके अंदर थ्रेशर भी लगा होता है और हार्वेस्टर भी लगा होता है, यानी कि दोनों काम कर सकती है ये कंबाइन, इसलिए इसको कंबाइन बोलते हैं। ये इस मशीन से हो सकती है, या फिर जो जहाँ जो छोटे किसान हैं जिसके पास ज़्यादा ज़मीन पर खेती नहीं करते, वो विनोइंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। विनोइंग मेथड वही है जो 6 क्लास में पढ़ के आए हैं, यानी कि एयर की मदद से उनको अलग अलग कर सकते हैं हम, जिसको बरसाना विधि भी बोलते हैं। और अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझे हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग को, अपने खेत में गेहूँ पकने के बाद जो कटाई की जाती है वो तो हार्वेस्टिंग है। उसके बाद पूलियाँ इकट्ठी करके फिर थ्रेशर की मदद से निकलवाना वो थ्रेशिंग है। इनको कटवाना और निकलवाना दोनों एक मशीन से करवाएं तो वो मशीन है कंबाइन। और विनोइंग भी पता है भाई, इतना बड़ा पंखा लगा के धान को बरसाया जाता है। अगर नेचुरल एयर हवा चल रही हो तो उसकी मदद से भी बरसा सकते हैं, वो विनोइंग मेथड है। अब बच गई है लास्ट प्रोसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हमने 7 पढ़ी हैं, उसमें 7वें नंबर पर आती है स्टोरेज। अब वो गेहूँ है, गेहूँ की फसल को हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो गेहूँ जो निकलवा लिए हैं उनको घर पे लेके आना है या कहीं गोडाउन में उनको स्टोरेज करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टोरेज। अब ये स्टोरेज इंडिया में जनरली जूट के बैग्स में स्टोर किए जाते हैं, या इनको हम डायरेक्ट स्टोर भी करते हैं, घर में जो टंकी है उसके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। ये स्टोर किस लिए किया जाता है, ताकि कुछ जो पेस्ट हैं, कीट हैं या चूहे हैं, वो इनको ना खा सकें, उनको ख़राब ना कर सकें, इसलिए इनको स्टोर किया जाता है। अपने घरों में हम पशुओं को पालते हैं, एक भैंस है, 2 भैंस है, उसके बाद किसी ने डेयरी कर ली है तो वो 10, 15, 20 भैंस भी रख सकता है। बड़े लेवल पर कैटल्स को पालना, पशुओं को पालना, भेड़ बकरियों, गाय भैंस या फिर किसी और जानवर को, मुर्गियों को, इन सब के पालन को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। टू कीप कैटल at one place on a large scale, एक बड़े स्केल पर कैटल्स को रखना ही क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे भाई डेयरी बना के दूध निकाल के उनका दूध बेचा जा सकता है। तो इस प्रकार के काम जनरली किए जाते हैं। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और क्रॉप प्रोडक्शन हमने सीख लिया है, मैनेजमेंट सीख लिया कि उसको स्टोर कैसे करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एनिमल्स के पास हम एनिमल्स को चारे के लिए डाल सकते हैं, जो हमने फॉडर क्रॉप्स ग्रो करेंगे उनको हम चारे के लिए यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो उसको आप स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।